हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में राजनीति शास्त्र के प्रैक्टिकल के बारे में जाना था, उसकी फाइल कैसे बनानी है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। और इसी के साथ हमने अपने संविधान की प्रस्तावना को समझा था। हमने प्रस्तावना देखा था, उसकी अर्थ को समझा था और उसके महत्व को जाना था। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसको हम कहते हैं कानून के समक्ष समानता। ठीक, कानून के समक्ष समानता जो हमारे सामने जो राइट टू इक्वलिटी है, ये हमारा एक मूल अधिकार है और इसी के तहत अनुच्छेद 14 में हमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। डॉक्टर जोनिंग्स के अनुसार कानून के समक्ष समानता की अवधारणा का सीधा अर्थ यह है कि कानून को समान लोगों के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट, समान लोगों के बीच समान रूप से लागू और प्रशासित किया जाना चाहिए। मतलब समान वर्ग के लोग, समान एज के लोग, समान कैटेगरी के लोगों के लिए कानून समान होना चाहिए। ये किसका कहना था? डॉक्टर जोनिंग्स का। ठीक, इसका एक अर्थ और है कि जाति, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन, प्रभाव आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव, वयस्कता मतलब मेजॉरिटी, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी की उम्र के सभी विषयों के लिए मुकदमा करने और एक ही कार्रवाई के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार समान होना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, जब मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और उसके बाद आप सेम चीज़ इसको अपने फाइल में लिख सकते हैं। ठीक, इससे आपको साथ साथ लिखना नहीं पड़ेगा। मैं हर कुछ देर पे इस तरह से स्क्रीन से बाहर हट जाऊंगा, आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो लिखा हुआ है उसे अपने स्क्रीन पे लिख लीजिए। ठीक, तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं कि कानून के समक्ष समानता का क्या मतलब है। बहुत सिंपल है कि कानून के निगाह में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो उसको किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठा का हो, कितना भी धन हो उसके पास, कैसा भी उसका प्रभाव हो आदि, इन सब पे भेदभाव किए बिना वह कानून की नज़र में एक समान है। जो अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह चाहे किसी भी जाति, धर्म या धन या प्रभाव का हो, उसको सब के लिए सजा एक समान होनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो उसको मुकदमा करने का अधिकार एक समान मिलना चाहिए। यही कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 हमें इस चीज का अधिकार देता है, हमें कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जैक्ट अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 का स्टेटमेंट है। इसको ध्यान से पढ़िए। द स्टेट, देखिए जहां भी स्टेट लिख रहा है वहां पे राज्य से नहीं है, इसका स्टेट का मतलब है सरकार। ठीक, स्टेट का मतलब है सरकार, शासन। द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल किए गए हैं। पहला, डिनाई टू एनी पर्सन। जो एनी पर्सन का क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वह भारत का सिटीजन हो या ना भी हो, नॉन सिटीजन हो, ठीक, तो भी उसको कानून के समक्ष, ठीक, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष वह व्यक्ति इक्वल है और उस व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, हमारे भारत का निवासी हो, सिटीजन हो या भारत का नागरिक ना हो, तब भी अगर वह भारत के टेरिटरी में, भारत की बाउंड्री के अंदर है तो उसको कानून के समक्ष समानता मिलनी चाहिए। यही हमारा अनुच्छेद 14 कहता है। ठीक, अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण स्तंभ है जो समानता के सिद्धांत को संरक्षित करने का ध्येय रखता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, देखिए किसी भी व्यक्ति
मतलब कोई भी, एनी पर्सन, मेल फीमेल, एनी जेंडर, एनी कैटेगरी, एनी कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन, सिटीजन, नॉन सिटीजन के प्रति भेदभाव करने वाले कानूनों और प्रथाओं को अवैध घोषित करता है। अगर कोई भी ऐसा कानून है जो लोगों के प्रति भेदभाव क्रिएट करता है तो उस कानून को अवैध घोषित करता है और सभी व्यक्तियों को उनके मूलभूत मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स, जो एक मानव का अधिकार होता है, का लाभ प्राप्त कराने का अधिकार होता है, लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक, ये कहता है राइट टू इक्वालिटी के तहत कानून के समक्ष आपका कानून के समक्ष समानता। ठीक, अब जैसा कि हमने जाना, ये बात तो आप समझ गए कि अनुच्छेद 14 जो हमारे संविधान का है वो आपको कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, पर उसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अनुच्छेद 14 में क्या एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति या किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। जो राष्ट्रपति होंगे उनके द्वारा लिया हुआ, अपनी शक्तियों द्वारा लिया हुआ कोई भी डिसीजन, या किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, उसके द्वारा अपनी शक्तियों द्वारा लिया हुआ कोई भी डिसीजन, उसके लिए, उस डिसीजन के लिए वो किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरा, कोई भी न्यायालय, ठीक, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, राष्ट्रपति को और किसी भी स्टेट के गवर्नर, राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकता है और कारावास की प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता है। ठीक, आइए तीसरा अपवाद देखते हैं। राष्ट्रपति या किसी भी राज्य का राज्यपाल के खिलाफ 2 महीने पूर्व सूचना दिए बिना, मतलब जो प्रायर नोटिस होती है, 2 महीने पहले पूर्व सूचना दिए बिना उनके कार्यकाल के दौरान राहत का दावा करने वाली कोई भी कार्रवाई या सिविल कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता है। मतलब उनको बिना 2 महीने पहले बताए आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने ये अपराध किया जिसके कारण आपको राज्यपाल पद से या राष्ट्रपति पद से हटाया जा रहा है। आप उनके खिलाफ 2 महीने पहले सूचना दिए बिना उनके कार्यकाल के दौरान राहत का दावा नहीं कर सकते। ठीक, इसके अतिरिक्त एक और अपवाद, अनुच्छेद 361A के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके सांसद होते हैं, के दौरान आपराधिक या सिविल किसी भी मामले में अदालत के समक्ष पेश होने के लिए बाध्य नहीं है। जब पार्लियामेंट्री सेशन चलता है, जब आप पार्लियामेंट का सेशन चलता रहता है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी सांसद अगर उस सेशन में है तो उस दौरान उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक या सिविल मामले में वह कोर्ट में पेश होने के, मतलब कोर्ट के सामने पेश होने के लिए बाध्य नहीं है। ये जो है एक अपवाद है आर्टिकल 14 का। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य सदन में दिए गए भाषणों, मतों या किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब संसद का सेशन चलता है तो एमपीज, एमएलएज वहाँ पे खड़े होकर अपनी बात करते हैं, अपना मत रखते हैं। तो ऐसे उस समय कही हुई बातें, उस समय कहे हुए भाषण, उस भाषण के लिए उनको किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में खड़ा करके सवाल नहीं किया सकता। उसके लिए वह जवाबदेह नहीं होते हैं किसी भी कोर्ट को या न्यायालय को। ठीक, इसके अलावा जो लास्ट अपवाद है, किसी विदेशी संप्रभु, राजनीतिक और राजदूत, मतलब सोवरेन, डिप्लोमैट्स और एम्बेसडर्स, जो हमारे दूत होते हैं, राजदूत होते हैं, वो किसी भी देश के हों या हमारे देश के हों, उनके खिलाफ कोई भी सिविल या आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा नियम है कि अगर भारत का दूत किसी अन्य कंट्री में गया है, वहाँ भी उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं शुरू किया जा सकता। उनको इम्यूनिटी प्रदान की जाती है हर देश द्वारा, और ऐसा हमारे देश में भी है कि किसी भी दूसरे देश का दूत अगर हमारे देश में आता है, कोई भी डिप्लोमैट हो या एम्बेसडर हो या सॉवरेन हो, वहाँ अगर वह हमारे देश में आया है तो उसके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब क्रिमिनल चार्जेस हम नहीं लगा सकते। उसके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल मुकदमा हम नहीं शुरू कर सकते हैं। ठीक,
तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 14 खत्म होता है। आइए हम अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर की समानता। हर व्यक्ति, जो भी भारत का नागरिक है, वह हर व्यक्ति को अवसर की समानता मिलनी चाहिए। सबको एक सामान्य रूप से अवसर मिलना चाहिए। समानता का अधिकार मूल मौलिक अधिकारों में से एक है। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिसको हम लोग मूल मौलिक अधिकार कहते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, यह हमारा मूल मौलिक अधिकार है। ठीक, और भारतीय संविधान अपने सभी निवासियों को समानता का अधिकार देता है। ठीक, जो भी व्यक्ति भारत का निवासी है उसको जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, जिसको हम लोग मूल मौलिक अधिकार कहते हैं, उसमें आपको समानता का अधिकार आपको मिला हुआ है। ठीक, सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता भारतीय संविधान अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आती है। ठीक, राइट टू इक्वलिटी हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आती है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 यह कहता है कि नागरिकों को राज्य के भीतर रोजगार के लिए, ठीक, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसको राज्य के भीतर, राज्य मतलब अगर जब हम यहाँ राज्य की बात करें वो पूरे देश की बात होती है। ठीक, राज्य के भीतर रोजगार के लिए या किराए पे लिया या नियुक्ति करने का समान मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, रिलीजन का हो, मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, उन सब नागरिकों को, अगर वो भारत का नागरिक है तो अगर कोई नौकरी है जो राज्य द्वारा निकाली गई है, अगर कोई भी सरकारी नौकरी है तो उस सरकारी नौकरी पर सबका अधिकार है, सबको सामान्य अधिकार मिलना चाहिए। केवल राज्य की ओर से आयोजित पदों जैसे रोजगार या कार्यालय सीमा के अधीन है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है, प्राइवेट में ये चीज अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ वो चीज अप्लीकेबल ये सिर्फ उस नौकरियों पे है जो राज्य द्वारा आयोजित होती हैं। राज्य द्वारा मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं। ठीक, यानी राज्य के अंदर सत्ता की स्थिति में व्यक्ति। ठीक, मतलब जो भी राज्य द्वारा आयोजित पद हैं, ठीक, जो भी सरकारी नौकरी है, अनुच्छेद 16 सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही अप्लीकेबल है। ठीक, इसी में अनुच्छेद 16 का दूसरा भाग ये कहता है कि केवल धर्म मतलब धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या आदिवास के कारण पर किसी भी व्यक्ति को, अगर वह भारत का नागरिक है, तो उसको ना ही नौकरी से निकाला जा सकता है, ना ही इनके कारण उसको नौकरी पे रखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप एक संस्था हैं, आप एक कंपनी हैं, ठीक, आप सिर्फ किसी को इसलिए नौकरी से निकाल दें क्योंकि वह एक औरत है, या वह व्यक्ति एक अलग धर्म का है या अलग जाति का है, तो इस पे भी अनुच्छेद 16 प्रतिबंध लगाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी भी व्यक्ति को नौकरी से सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक स्पेसिफिक धर्म का है, जाति का है, लिंग का है, वंश का है या जन्म स्थान का है, और सिर्फ इस कारण से आप किसी को नौकरी पे रख भी नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यह व्यक्ति मेरी जात का है इसलिए मैं इसको नौकरी पे रख लूँ, या यह व्यक्ति इस धर्म का है इसलिए मैं उसको नौकरी पे रख लूँ, ऐसा अनुमति नहीं है। ठीक, क्लियर है आर्टिकल 16? जैसा कि हमने समझा, ये तो समझ में आ गया। अब जैसा हमने पहले आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद देखे थे, उसी तरह अनुच्छेद 16 के भी कुछ अपवाद हैं। जैसे राज्य यदि चाहे तो समाज में वंचित वर्ग वह वर्ग जो किसी न किसी सामाजिक कारण से वंचित रह गए हैं, ठीक, किसी सामाजिक कुरीतियों द्वारा या किसी भी कारण से वह वर्ग जो समाज में वंचित रह गया है, किसी भी सदस्य को नियुक्ति या रोजगार के लिए पूर्वता प्रदान कर सकता है। पूर्वता मतलब कुछ वेटेज प्रोवाइड कर सकता है, कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक, क्या है? आर्टिकल 16 का एक अपवाद यह है कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, समाज के किसी भी व्यक्ति को जो एक वंचित वर्ग से आता है, जो सामाजिक किसी भी कारण से वंचित रह गया है, उसको नियुक्ति या रोजगार के लिए पूर्वता प्रदान कर सकता है। ठीक, इसी में आइए देखते हैं अनुच्छेद 16 का 4A
अनुच्छेद 16 का 4A कहता है कि अनुसूचित जातियां मतलब SC शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजातियां मतलब ST शेड्यूल ट्राइब्स के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति मतलब आप इनको प्रमोशन भी दे सकते हैं के मामलों में सीटों के आरक्षण का प्राविधान करता है। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ केसेस में आपको आपका कट ऑफ भी कम हो सकता है। ठीक, मतलब परिणामी वरिष्ठता आपका जो कट ऑफ होता है, जो मार्क्स, जो मिनिमम मार्क्स चाहिए किसी चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए, उसको भी कम कर सकता है। साथ ही साथ प्रमोशन में भी आपको आरक्षण दे सकता है। ठीक, और अनुच्छेद 16(4)B क्या कहता है कि अनुसूचित जाति मतलब SC और अनुसूचित जनजाति मतलब ST शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित अधूरी रिक्तियों के बाद के वर्षों के आगे ले जाने का प्राविधान, जिसको केवल कैरी फॉरवर्ड रूल कहा जाता है। देखिए, अनुच्छेद 16 आप समझ गए। अनुच्छेद 16 पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अनुच्छेद 16 आप समझ गए कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का सिटीजन है और कोई सरकार द्वारा कोई नियुक्ति निकलती है तो उस पर सबका समान अधिकार है। ठीक, इसमें अपवाद क्या है कि अगर कोई वर्ग ऐसा है जो कि वंचित रह गया है तो उस वर्ग के लिए सरकार उसकी नियुक्ति के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकता है। अनुच्छेद 16 का 4A कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है तो उसके लिए जो टोटल कट ऑफ मार्क्स है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मिनिमम इतना नंबर चाहिए तब आपका एडमिशन या सिलेक्शन होगा, उस कट ऑफ मार्क्स को भी कम कर सकता है और नौकरी में हो जाने के बाद प्रमोशन के लिए कुछ सीटें रिजर्व भी कर सकता है। और अनुच्छेद 16 का 4B क्या कहता है कि मान लीजिए किसी जगह पे कुछ सीटों को रिजर्व किया गया। मान लीजिए कहीं पे कोई कॉलेज था जहाँ पे, या कोई नौकरी थी जहाँ पे 100 सीटें थीं और यहाँ पे ऐसा कहा गया था कि 10 सीट SC और ST कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। और मान लीजिए कि जो अप्लीकेंट्स हैं वो टोटल उतने नहीं हो पाते हैं और टोटल 8 अप्लीकेंट ही आते हैं नौकरी के लिए, तो यहाँ पे 2 सीटें बच गईं। तो अगले वर्ष या अगली बार जब भी यह नियुक्ति निकलेगी तो यहाँ पे 100 सीटों में 10 + 2 ये 2 जो रिक्त स्थान हैं इनको भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इनको भी कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा। जो 2 स्थान रिक्त रह गए थे क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थी पूरे नहीं हो पाए थे, इनको भी कैरी फॉरवर्ड आगे कर लिया जाएगा। मतलब 10 + 2 सीट्स पे SC ST कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 4B भी आप समझ चुके हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम जो कहना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो भी व्यक्त करना चाहते हैं, हमारा भारत का संविधान हमें उसे व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक, कैसे करता है? अनुच्छेद 19 में लिखा है कि किसी भी तरह लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता है कि चाहे वो लिख के, चाहे वो बोल के, चाहे तो अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस कर सकता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप रोड पे चलते हुए लोगों को गाली देते चलेंगे कि भाई मैंने तो पढ़ा है अनुच्छेद 19 में लिखा है कि मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ। नहीं, आपको बोलने की आज़ादी है, पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इस पर निर्बंध है। क्या निर्बंध है? कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, ठीक, आप ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर किसी भी प्रकार की आँच आए। देश तोड़ने वाली बातें नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, विदेशिक संबंधों पर आप नहीं बोल सकते हैं। आप ऐसी बातें नहीं खुल के बोल सकते जिसमें हमारे देश के विदेशिक संबंध खराब हों, और स्थिति में न्यायालय की अवमानना पर, मतलब आप कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे कोर्ट की इज्जत पर, मतलब कोर्ट की अवहेलना हो, अवमानना हो, की स्थिति में इन अधिकारों को बाधित किया जा सकता है। समझ में आया कि अनुच्छेद 19 आपको
आपको स्वतंत्रता देता है अपनी अभिव्यक्ति की, कि आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर इसी के साथ कुछ बाध्यता लगाता है, जैसे कि आप अपनी भारत, अपने देश की एकता और अखंडता पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे, कभी कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे आपकी देश की अखंडता पर आंच आए या आपके देश के विदेशिक संबंध खराब हों। इसी के साथ अब आइए आगे देखते हैं। आगे है, भारत में सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अब अन्य व्यक्तियों को विचार का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त कराता है हमारा संविधान। और इसी के साथ साथ एक शब्द आपने बहुत सुना होगा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, PRESS, ये भी आपको अनुच्छेद 19 ही प्रोवाइड कराता है। प्रेस पत्रकारिता के विचारों का प्रचार एक साधन ही है, इसलिए अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप फाइल बना रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ें लिखनी हैं तो जब मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और इसको आप अपनी फाइल में लिख लिया करिए। ठीक है, इसी के साथ आज हम अपना वीडियो यहाँ पे रोकते हैं। हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप इसी तरह हमसे पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह हमारे साथ पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।